हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मशीन्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक लॉ अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पढ़े थे, जिसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ और लेंज लॉ को अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है दोस्तों, आइए अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना है ट्रांसफॉर्मर। इसके बाद अपन रोटेटिंग मशीन पे स्विच करेंगे। अभी स्टैटिक मशीन अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर जो कि स्टैटिक मशीन का टाइप है। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले नाम से ही देखें कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। तो मैं यदि इसको डिफाइन करना चाहूँ ट्रांसफॉर्मर को, तो मैं कह सकता हूँ ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। ठीक है, स्टैटिक एसी डिवाइस। ठीक है, एसी क्यों बोल रहा हूँ, कि ट्रांसफॉर्मर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क ये नहीं करता है। ध्यान रखना, केवल एसी सप्लाई पे ही वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक एसी डिवाइस which transfer electrical power or electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit without changing its frequency। ठीक है, तो मैं यदि बात करूं तो ट्रांसफॉर्मर के इनपुट में भी क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा, और जो इसका आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल एक आपका इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट भी क्या मिल रही है, मुझे इलेक्ट्रिकल मिल रही है। तो मुझे क्या जरूरत पड़ रही है कि मैं इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में मुझे बदलना पड़ रहा है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिकल है आपके पास, तो इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने की जरूरत क्या है, क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, क्यों अपन ट्रांसफॉर्मर काम में ले रहे हैं। तो दोस्तों ये यदि मैं बात करूं पावर की, तो पावर क्या होती है आपकी, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है, यहाँ भी पावर क्या होगी, P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। तो यदि मैं बात करूं कि जो पावर है ट्रांसफॉर्मर को, जितनी आप इनपुट पावर दे रहे हो उतनी ही ये आपको आउटपुट में पावर आपको देता है। यदि मैं आइडियली बात करूं तो ये कोई पावर बीच में कोई पावर को नहीं लेता है। ठीक है, जितनी पावर आप इनपुट में देते हो उतनी ही पावर ये आपको आउटपुट में प्रोवाइड कराएगा। फिर अपन को जरूरत क्या है, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्म करने की। तो अपन को जो रिक्वायरमेंट है वो ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, वी और आई वाले फैक्टर्स। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। यदि आपकी V यहाँ पे ज़्यादा है, करंट कम है, तो ये क्या कर देगा, V को कम कर देता है, करंट को क्या कर देगा, ये ज़्यादा कर देगा। मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो क्या मेंटेन है, कांस्टेंट मेंटेन है दोनों तरफ ही। या मैं एक एग्जांपल से समझूं, सपोज करो ये 2000 यहाँ वोल्टेज है और करंट है आपका कितना 5, तो आपके पास पावर कितनी आई 10,000। आपके पास पावर कितनी है 10,000। पावर यहाँ भी आपके पास कितनी है 10,000 ही है, लेकिन ये क्या कर देगा, यहाँ पे जो वोल्टेज, इसके अंदर जो वोल्टेज वाला पार्ट है इसको तो ये 200 कर देगा, और जो करंट वाला पार्ट है उसको 50 कर देगा। तो इसने क्या किया, वोल्टेज यहाँ 2000 था, यहाँ वोल्टेज कितना रह गया 200 रह गया, करंट यहाँ 5 था, यहाँ करंट कितना हो गया 50 हो गया। तो ये जो वी और आई जो कंपोनेंट्स हैं, पावर के जो कंपोनेंट हैं, इनमें क्या करता है, इनकी लेवल को ये अप या डाउन करता है। इसलिए मुझे ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता पड़ती है। मुझे यदि वोल्टेज लेवल मुझे ज़्यादा करना है या वोल्टेज लेवल कम करना है, या करंट लेवल को ज़्यादा करना है या कम करना है, तो मैं ट्रांसफॉर्मर काम में लूँगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, जब अपन ट्रांसमिशन लाइन्स की बात करते हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन्स में अपन देखते हैं कि बहुत जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, बहुत लंबी दूरी होती है, और मुझे बहुत लंबी दूरी पे इलेक्ट्रिकल पावर का मुझे ट्रांसमिशन मुझे करना होता है। तो वहाँ यदि मैं बात करूँ, वहाँ यदि आपका करंट ज़्यादा है, तो आपके जो I2R लॉसेस हैं, जो लाइन लॉसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपके बीच में ही लॉसेस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आपकी जो सेंडिंग एंड है और रिसीविंग एंड जो पावर है, उसमें काफ़ी खासा अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस आपका आ जाता है। तो मुझे वहाँ क्या करना पड़ता है, तो यदि मैं उस लाइन में करंट की वैल्यू में रिड्यूस कर दूँ काफ़ी हद तक, जितनी मैं मैक्सिमम कर सकूँ, यदि मैं करंट की वैल्यू में रिड्यूस कर दूँ। करंट की वैल्यू रिड्यूस कैसे होगी, आप वोल्टेज लेवल को इंक्रीज कर दो। क्योंकि यहाँ अपन क्या देख रहे हैं, यदि वोल्टेज लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है तो करंट लेवल क्या हो रहा है। यदि मैं यहाँ से यहाँ बात करूँ, यहाँ 200 आपका वोल्टेज था, वोल्टेज यहाँ कितना हो गया 2000, तो करंट लेवल साथ के साथ क्या हुआ है, 50 से क्या रह गया 5 रह गया आपका। तो यदि आप वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करते हो,
तो आपका करंट लेवल उसी रेशो में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और करंट लेवल आपका कम हो गया तो वहाँ लाइन लॉसेस काफ़ी हद तक क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मुझे वोल्टेज लेवल को बढ़ाना होता है और मैं इसीलिए जो ट्रांसमिशन है वो अपन हायर वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। ठीक है, अब जो अपन 1 मेगा वोल्ट रेंज में भी ट्रांसमिशन अपन कुछ जगह पे करने लगे हैं। ठीक है, 1000 किलो वोल्ट पे भी ट्रांसमिशन कई जगहों पे चालू हुआ है। तो ये हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने का मकसद क्या है, ताकि करंट लेवल को उतना ही कम किया जा सके। और करंट लेवल आपका कम हो जाएगा तो आपके जो लाइन लॉसेस हैं उनमें काफ़ी रिडक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ट्रांसफार्मर है, मैं इसको डिफाइन करूं यदि, तो ट्रांसफार्मर इज ए सी स्टैटिक डिवाइस। एसी मतलब एसी पे वर्क कर रहा है, स्टैटिक डिवाइस का मतलब इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, ये पूरी तरह स्टैटिक है। ठीक है, एसी स्टैटिक डिवाइस वेस्ट ट्रांसफर, तो ये ट्रांसफर कर रहा है केवल। ठीक है, दो इलेक्ट्रिकल सर्किट होंगे यहाँ पे। यदि मैं इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं दोस्तों। ये जो व्हाइट वाला ये आपका इलेक्ट्रिक डोमेन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। बीच में जो आपका पिंक वाला जो मैंने बनाया है ये आपका है मैग्नेटिक डोमेन। ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर को आप यदि डायग्राम के फॉर्म में डिफाइन करो तो इस तरह आप डिफाइन कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल डायग्राम, ये दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट से क्या कर रहे हैं, ये लिंक कर रहे हैं। मतलब एक आपका कॉमन मैग्नेटिक सर्किट यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो भी आप इनपुट में इलेक्ट्रिकल दोगे वो सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगी, मैग्नेटिक डोमेन में कन्वर्ट होगी। और अगेन ये मैग्नेटिक डोमेन से फिर से किस में बदल जाएगी, इलेक्ट्रिकल डोमेन में बदल जाएगी। तो आपके पास दो ट्रांसफार्मर के अंदर दो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं और एक क्या होता है, एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट आपका होता है जो कि दोनों इलेक्ट्रिकल सर्किट से लिंक करता है। तो मैं डेफिनेशन पे था, ट्रांसफार्मर इज एसी स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर electrical power or electrical energy from one electrical circuit to another electrical circuit without changing its frequency। ये फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होती है इसके अंदर। जो फ्रीक्वेंसी आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी आपको आउटपुट में भी प्राप्त होती है। केवल ये करता क्या है, ये वोल्टेज लेवल को अप या डाउन करता है। यदि मैं कहूँ कि आपका ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को अप कर रहा है, ठीक है, पावर को तो कांस्टेंट रखेगा, यदि वोल्टेज लेवल को ये अप कर रहा है तो इसको मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहूँगा। और यदि ये वोल्टेज लेवल को डाउन कर रहा है तो इसको मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दो प्रकार का हो सकता है। वोल्टेज लेवल के आधार पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को अप करेगा, ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज लेवल को डाउन करेगा, वोल्टेज लेवल को कम करेगा। लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहा है वो साथ के साथ करंट लेवल को कम भी कर रहा होगा, क्योंकि अपोजिट होगा ये। यदि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट क्या होगा, कम, तभी तो पावर कांस्टेंट रह पाएगी। वी और आई का मल्टीप्लिकेशन है वो तो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है वोल्टेज लेवल को तो डाउन करेगा लेकिन करंट लेवल को साथ के साथ क्या करेगा, वो अप करेगा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रांसफार्मर है एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रिकल पावर को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेंसी। ठीक है, एंड इट स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल और करंट लेवल। करंट और वोल्टेज लेवल को रिक्वायरमेंट के आधार पे ये क्या करता है, अप या डाउन ये करता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको समझते हैं किस तरह मैं इसको इलेक्ट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूँ ट्रांसफार्मर को। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर क्या है, एक कोर होती है, इसको मैं कहता हूँ ट्रांसफार्मर कोर। ये क्या है आपकी, ये ट्रांसफार्मर कोर है। ठीक है, ये आपका ये ट्रांसफार्मर कोर है, इसको मैं कहता हूँ ट्रांसफार्मर कोर।
जो अभी मैंने बताया था दोस्तों, जो कॉमन मैग्नेटिक सर्किट बन रहा था दो इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में, जो एक सिंगल कॉमन मैग्नेटिक सर्किट बन रहा था, वो ये कोर बनाती है जो, ठीक है। ये जो कोर है एक कॉमन मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कराता है, और ये दो आपको जो दिख रही हैं ये आपकी बाइंडिंग्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपकी दो बाइंडिंग है। सपोज करो यहाँ आपने यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट की हुई है, तो जो जिस बाइंडिंग से आपकी सप्लाई कनेक्ट होगी उसको अपन क्या नाम देंगे, प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है। और जिधर आप लोड कनेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे सपोज करो ये आपका लोड कनेक्ट है, तो जिधर आपका लोड कनेक्ट होगा बाइंडिंग को अपन नाम देंगे सेकेंडरी बाइंडिंग, सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है दोस्तों। तो जिधर अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये प्राइमरी साइड हो। यदि आपने यहाँ इस वाइंडिंग से आपने सप्लाई कनेक्ट कर दी तो ये क्या हो जाएगी, प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी, और यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी आर्बिट्ररी है। यहाँ पे आप इस तरह कहेंगे कि ट्रांसफार्मर की वह साइड जिससे सप्लाई कनेक्टेड है वो आपकी प्राइमरी साइड होगी, ठीक है, और वह साइड जैसे लोड कनेक्ट है वो सेकेंडरी साइड होगी, ठीक है। या आप इनको LB और HB साइड से भी मैं इनको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक तो LB साइड होगी आपकी और एक HB। LB का मतलब लो वोल्टेज बाइंडिंग साइड और HB मतलब हाई वोल्टेज बाइंडिंग साइड, ठीक है। तो ये आपकी जो वाइंडिंग है वो किस पे लगी हुई है, कोर के ऊपर ये वाइंडिंग आपकी लगी हुई है। यहाँ से मैं इसको सप्लाई दूंगा। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको सप्लाई से कनेक्ट किया, ठीक है, मैंने इसको प्राइमरी वाइंडिंग को मैंने सप्लाई से कनेक्ट किया, तो इसके अंदर क्या होगा, मैंने AC सप्लाई से कनेक्ट किया है तो AC करंट यहाँ पे फ्लो होगा। सपोज करो कोई IT करंट यहाँ पे फ्लो होगा, और इस IT करंट जैसे ही सपोज करो मैं इसको N1 टर्न्स इसको नाम दे दूँ कि इधर नंबर ऑफ टर्न N1 है, तो MMF क्रिएट होगा। क्योंकि MMF मैंने बताया था, जो MMF है आपका वो क्या होता है, N इंटू IT। तो N आपने टर्न लिए हुए हैं, सपोज करो IT आपने लिया हुआ है IM साइन ओमेगा t, तो ये आपका MMF बन जाएगा F इज इक्वल्स टू FM साइन ओमेगा t। और इस MMF के कारण आपका इसके अंदर क्या बनेगा, फ्लक्स सेटअप होगा, जिसको मैं लिख दूँ फाई इज इक्वल्स टू फाई M साइन ओमेगा। ये फ्लक्स आपका इसके अंदर सेटअप हो जाएगा। जैसे ही आपने अल्टरनेटिंग करंट यहाँ फ्लो कराया इस बाइंडिंग के अंदर, तो N नंबर ऑफ टर्न में जैसे ही अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा तो आपका फ्लक्स सेटअप होगा। मैं डायरेक्शन यदि बताना चाहूँ, ठीक है दोस्तों, ये करंट इस तरह आपका फ्लो हो रहा है नीचे से आके, ये आपका इस तरह इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो यदि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स के आधार पर मैं फ्लक्स की डायरेक्शन बता सकता हूँ कि फ्लक्स किधर बनेगा। तो यदि आपकी क्लॉकवाइज, या आप इस तरह कहो, यदि आपकी राइट हैंड साइड से फिंगर मूव कर रही हैं तो करंट जो फ्लक्स की डायरेक्शन है वो आपकी थंब की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन आपकी फिंगर की डायरेक्शन में यदि है, इस तरह फिंगर की डायरेक्शन में यदि आपकी है करंट की डायरेक्शन, तो जो फ्लक्स बनेगा वो थंब की डायरेक्शन में बनेगा। तो जो आपका फ्लक्स सेटअप होगा वो इस तरह, यहाँ पे ये फ्लक्स आपका इस कोर के अंदर ये फ्लक्स आपका सेटअप होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्लक्स सेटअप हो गया फाई, ठीक है। क्योंकि ये चेंजिंग फ्लक्स है, इसमें टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने टाइम वेरिएंग करंट अप्लाई किया है, आपने अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे सप्लाई किया है। तो जो आपका जो MMF बनेगा या जो फ्लक्स सेटअप होगा वो भी क्या होगा, वो चेंजिंग होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। फाई इज इक्वल्स टू फाई M साइन ओमेगा t आपका इस कोर के अंदर फ्लक्स सर्कुलेट करेगा। और चूंकि इसी कोर पर मैंने सेकेंडरी बाइंडिंग भी लगाई हुई है, तो सेकेंडरी बाइंडिंग जो लग रही है तो इसमें क्या लगेगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल काम करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल क्या था आपका, कि जब किसी n नंबर ऑफ टर्न, सपोज करो मैं इनको N2 टर्न नाम दे दूं, सेकेंडरी साइड के टर्न, तो N2 टर्न से जब ये फ्लक्स लिंक करेगा तो यहाँ क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा। अब ये कोर की बात करें दोस्तों, कोर मैंने क्यों काम में ली, ठीक है। मैं दोनों वाइंडिंग को डायरेक्ट भी तो काम में अलग अलग लिख सकता था, इसको प्राइमरी वाइंडिंग ले लेता, सेकेंडरी लेता। ये कोर मैंने क्यों लगाई है दोनों के बीच में, तो कोर मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि यदि मैं कोर नहीं लेता, बीच में केवल एयर होती, तो एयर का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। एयर का रिलक्टेंस क्या होता है, ज़्यादा। और मैंने अभी अभी रिलक्टेंस का फॉर्मूला आपको बताया था कि जो रिलक्टेंस होता है वो दिया जाता है L/μA के द्वारा, ठीक है। और फ्लक्स फाई क्या होता है आपका, MMF अपॉन रिलक्टेंस,
तो यदि आपका रिलक्टेंस ज़्यादा है, एयर का रिलक्टेंस यदि ज़्यादा है तो फ्लक्स क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स आपका लिंक ही नहीं करेगा सेकेंडरी कॉइल से, बहुत कम फ्लक्स आपका लिंक करेगा क्योंकि बीच में एयर है और एयर का रिलक्टेंस आपका क्या है, ज़्यादा। तो मैंने इन दोनों के बीच में जो पहले एयर थी उसकी जगह यदि मैं एक कोर यहाँ पे बना दूँ, एक कोर यदि मैं लगा दूँ, तो कोर जो है ये जो फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रही है। मतलब यहाँ से यहाँ जो आपको फ्लक्स लिंक कर रहा है प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में, ये एक ऐसा इसने रास्ता, एक ऐसा पाथ बना दिया जिसमें फ्लक्स का अपोजिशन कम से कम हो, मिनिमम हो। तो वो रिलक्टेंस को मैंने मिनिमम करने के लिए यहाँ पे कोर लगाई है। और रिलक्टेंस मैंने कम कैसे किया, मैंने हाई परमिबिलिटी की यहाँ पे कोर काम में ली है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मर कोर है अपन किसकी बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की अपन यहाँ पे ये कोर काम में लेते हैं। सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि सिलिकॉन स्टील जो है इसकी जो परमिबिलिटी है, इसकी जो परमिबिलिटी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई परमिबिलिटी होती है। और हाई परमिबिलिटी होने के कारण इसका जो रिलक्टेंस है वो कम हो जाएगा, और रिलक्टेंस इसका कम होगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स का जो पाथ बनेगा वो लो रिलक्टेंस पाथ बनेगा, आसानी से आपका फ्लक्स सर्कुलेट कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन स्टील इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर कुछ सिलिका ऐड की जाती है, 1 to 4% सिलिका इसके अंदर ऐड की जाती है, ताकि जो आपकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है इस कोर का, रेजिस्टिविटी जो है कोर की, उसको क्या कर देता है, इसकी रेजिस्टिविटी को बढ़ा देता है, ताकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस भी क्या हो इसके अंदर कम करने के लिए अपन ये ऐसा करेंगे। ठीक है, लैमिनेटेड कोर काम में लेते हैं। जो कोर होती है ये कई स्मॉल आपकी थिन सिलिकॉन स्टील की थिन पत्ती नुमा टाइप में, और जो कि एक दूसरे से क्या होती है, लैमिनेटेड टाइप की कंस्ट्रक्शन जो होती है इसकी बनाई जाती है, ताकि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉसेस या आयरन लॉसेस इसके क्या हो सके, कम हो सके। ये अपन लॉसेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि एडी करंट लॉसेस क्या होते हैं और हिस्टैरिसीस लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रांसफार्मर कोर समझ में आया। ट्रांसफार्मर की कोर क्यों अपन काम में लेते हैं, ताकि जो फ्लक्स सेटअप हुआ है प्राइमरी में वो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेकेंडरी से लिंक कर जाए। ठीक है, क्योंकि इसके दो पार्ट होते हैं दोस्तों। जो टोटल फ्लक्स सेटअप होगा, जैसे ही मैंने यहाँ करंट दिया है तो जो टोटल फ्लक्स सेटअप होगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो लीकेज फ्लक्स और एक होगा आपका म्यूचुअल फ्लक्स। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ करंट फ्लो हुआ तो जो टोटल फ्लक्स बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा यदि बताना चाहूँ तो कुछ फ्लक्स तो ये होगा आपका। ठीक है, तो कुछ फ्लक्स तो ये होगा और कुछ फ्लक्स वहाँ लिंक करेगा। तो ये जो फ्लक्स है जो एयर से पास होगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लक्स तो, क्योंकि आइडियल कंडीशन तो है नहीं, आइडियल तो और कुछ होगी नहीं, तो ये जो फ्लक्स है ये तो आपका क्या होगा, लीकेज वाला फ्लक्स है। और ये जो वाला फ्लक्स है ये कौन सा होगा, म्यूचुअल वाला फ्लक्स है, जो कि म्यूचुअल से लिंक कर रहा है सेकेंडरी से। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं, लीकेज फ्लक्स और म्यूचुअल फ्लक्स। तो अपन को करना क्या होता है, यहाँ पे क्या रखना होता है, लीकेज फ्लक्स तो मुझे क्या रखना है, मिनिमम रखना है। लीकेज फ्लक्स तो मुझे रखना है मिनिमम, और म्यूचुअल फ्लक्स क्या रखना है, मुझे मैक्सिमम रखना है। मैं चाहता हूँ कि जो भी फ्लक्स आपका प्राइमरी में सेटअप हो वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी साइड से लिंक करे, सेकेंडरी से लिंक करे। तो मैं ये चाहूँगा, और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपने जो पाथ बनाया है फ्लक्स का, जो आपने कोर लगाई हुई है जो कि एक फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रही है, उसका रिलक्टेंस आपको मिनिमम रखना होगा। आइडियली मैं कहूँ तो ये क्या होना चाहिए, टेंस टू 0 होना चाहिए। जो कोर का रिलक्टेंस है आइडियली 0 होना चाहिए, लेकिन 0 तो पॉसिबल है नहीं, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मैं टेंस टू 0 इसको कहूँ तो ये फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका सेकेंडरी से लिंक कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका ट्रांसफार्मर कोर की बात, कि क्यों ट्रांसफार्मर की कोर हाई परमिबिलिटी की होनी चाहिए, क्योंकि हाई परमिबिलिटी होगी तभी उसका रिलक्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। और हाई परमिबिलिटी के लिए किसका चुनाव किया जाता है, ऐसे मटेरियल का चुनाव किया जाता है जो कि हाई परमिबल हो, जैसे सिलिकॉन स्टील या आयरन जो है वो हाई परमिबिलिटी के अंदर आपका आता है। ठीक है, स्टील कोर। अब क्या होगा दोस्तों कि ये जो फ्लक्स जो है, जो फ्लक्स इस कोर के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। ये क्या करेगा, ये आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा। एक तो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा, इसको मैं E1 नाम दूं प्राइमरी साइड में, और एक यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा, ये मैं नाम दूं E2 सेकेंडरी साइड में। प्राइमरी साइड के अंदर जो ये फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ करेगा वो E1 मैंने नाम दिया,
और सेकेंडरी साइड कॉइल के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस करेगा फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग, इसको मैंने E2 नाम दिया। ये सपोज करो मैं लोड वोल्टेज इसको नाम दे दूँ V2 और करंट यहाँ सपोज करो I2 लोड करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपका जो E2 होगा ये होगा सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये E1 होगा ये होगा प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इस तरह आपका ये ट्रांसफार्मर वर्क करेगा। तो इसके अंदर अपन ने देखा दो तो इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके बन रहे हैं। ये तो फर्स्ट जो इनपुट इलेक्ट्रिकल सर्किट है या आउटपुट इलेक्ट्रिकल सर्किट है, और ये दोनों के बीच में आपका एक कॉमन मैग्नेटिक सर्किट आपका बन रहा है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों से ही क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल का सर्किट यहाँ पे नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रिकली ये कनेक्टेड नहीं है। ये कैसे कनेक्टेड है, ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड है। ये बीच में जो मैग्नेटिक सर्किट बन रहा है ये इससे भी कनेक्ट है और ये इससे भी कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर पावर ट्रांसफर होगी ट्रांसफार्मर के अंदर। तो इसीलिए मैंने डिफाइन किया था इसको, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक एसी डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रिक्वेंसी। मतलब यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है वही फ्रिक्वेंसी आपको आउटपुट में भी प्राप्त होगी, फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ केवल आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ केवल ये हो सकता है कि आपका जो वोल्टेज लेवल को आप कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो। यदि आपका आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है इनपुट वोल्टेज से तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और यदि आपका आउटपुट वोल्टेज कम है इनपुट वोल्टेज से तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा के आधार पे अपन इसको ये कह सकते हैं। इसकी ईएमएफ इक्वेशन की बात करें दोस्तों, तो ईएमएफ किस तरह इसके अंदर बनेगा, तो फैराडेस लॉ से मैं देख सकता हूँ, जो आपका फैराडेस लॉ था ईएमएफ इक्वेशन में पढ़ रहा हूँ इसकी ईएमएफ इक्वेशन, ठीक है। तो फैराडेस लॉ क्या बताया, E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। यदि मैं लेंज लॉ को भी कंसीडर करके चल रहा हूँ तो यहाँ मैं माइनस साइन रखूँगा। ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको, यदि आप लेंज लॉ को कंसीडर करके चल रहे हो तो ये माइनस साइन आएगा, ठीक है। यदि आप केवल फैराडेस लॉ की बात कर रहे हैं तो ये माइनस साइन आपको नहीं लाना है, ये केवल आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अलावा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यदि E इज इक्वल्स टू माइनस एन डी अपॉन डी टी, जो फ्लक्स था वो मैं यदि लेके चलूँ फाई इज इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ यदि मैं वैल्यू पुट करूँ फ्लक्स की फाई एम साइन ओमेगा टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एन इंटू फाई एम साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा आपका कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस एन फाई एम ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस 90 या ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। ये 90 माइनस ओमेगा टी में इसको लिखूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, तो ये आ गया। इसके बाद E इज इक्वल्स टू, यदि साइन माइनस थीटा इस माइनस को मैं इसके अंदर ले जाऊँ तो क्या बचेगा एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। इस माइनस को आप अंदर ले गए क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये माइनस को आप अंदर ले गए इसके अंदर, तो ये माइनस कॉमन आके, या तो इस तरह देख लो माइनस कॉमन आके बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपका ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90, ये आपकी इक्वेशन आ गई ई एम एफ, ठीक है दोस्तों। जहाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ क्या है, ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी एन इंटू फाई एम इंटू ओमेगा, ये आपकी ई एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू। यदि आपको आर एम एस वैल्यू चाहिए ई आर एम एस, या इसको सिंपल ई से रिप्रेजेंट करूँ, मैं कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आर एम एस वैल्यू ही मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे ई एम डिवाइड बाय √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा एन फाई एम ओमेगा क्या होता है आपका 2 पाई एफ डिवाइड बाय √2, तो आपके पास जो ई आएगा ये आपको मिलेगा 2 पाई अपॉन √2 को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.44 फाई एम एफ इंटू, ठीक है। तो ये तो आपका
ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू का फॉर्मूला आ गया था इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन नंबर 2 में इसकी जो आरएमएस वैल्यू आएगी ईएमएफ की, जो अपन पढ़ते हैं 4.44 mF इंटू एन, ये आपका आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो ईएमएफ इक्वेशन जो आएगी ट्रांसफार्मर के लिए वो दी जाएगी 4.445 mF इंटू एन। तो किन किन फैक्टर्स पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है दोस्तों, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। एक तो ये डिपेंड करेगी आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे, फ्रिक्वेंसी तो चूंकि अपन कह रहे हैं कांस्टेंट है, ठीक है, और 5M पे, 5M पे भी क्या करेगी, ये कांस्टेंट आपकी रहेगी, ठीक है। तो यदि मैं प्राइमरी साइड की बात करूं, यदि मैं प्राइमरी साइड की बात करूंगा तो प्राइमरी साइड में 1 से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये आएगा 4.44, चूँकि फ्लक्स तो कॉमन है प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, F इंटू N1, इसको मैं नाम दूँ इक्वेशन नंबर 3। और यदि मैं सेकेंडरी साइड की बात करूं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E2 इज इक्वल्स टू 4.445 mF इंटू N2, इक्वेशन नंबर 4। और यदि मैं इक्वेशन 3 को डिवाइड करूं इक्वेशन 4 से तो मेरे पास क्या बचेगा, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन, ये मैं आइडियली बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आइडियल केस के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो E1 अपॉन E2 जो किसके बराबर आएगा, N1 अपॉन N2 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ E1 अपॉन N1 जो है ये भी किसके बराबर होगा, E2 अपॉन N2 के बराबर होगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, EMF पर टर्न, EMF पर टर्न को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मर है इसके अंदर जो EMF पर टर्न की वैल्यू है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। E1 अपॉन N1 जो है वो किसके बराबर होगा, E2 अपॉन N2 के बराबर होगा। EMF पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल्स टू EMF पर टर्न इन सेकेंडरी, मतलब हर टर्न का जो EMF है, चाहे वो प्राइमरी साइड के लिए चाहे वो सेकेंडरी साइड के लिए, वो क्या रहता है इसके अंदर, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। और E1 अपॉन E2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपकी, N1 अपॉन N2 की बराबर आएगी, जहाँ N1 है प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न, N2 है सेकेंडरी साइड के नंबर ऑफ टर्न, E1 है आपका प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड EMF, E2 है आपका सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड EMF। क्योंकि फ्रिक्वेंसी और फ्लक्स था वो कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, तो आपके पास ये यहाँ पे प्राप्त होगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। और यदि मैं करंट की बात करूं तो करंट की बात करूंगा तो पावर क्या रहती है दोस्तों, सेम रहती है। तो यदि E1 I1 मैं प्राइमरी साइड की पावर लूं तो E2 I2 क्या हो जाएगी, सेकेंडरी साइड की पावर। तो यहाँ से यदि मैं देखूं तो E1 अपॉन E2 किसके बराबर आएगा, I2 अपॉन I1 के, और ये फर्दर N1 अपॉन N2। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। करंट का रेशो उल्टा चलेगा, E1 अपॉन E2 EMF का जो रेशो है, N1 अपॉन N2 टर्न का रेशो है, और I2 अपॉन I1 जो करंट का रेशो है वो 2 अपॉन 1 होके यहाँ पे आएगा। क्योंकि पावर जो है, पावर क्या है आपकी, पावर तो सेम चल रही है। तो E1 I1 जो है वो किसके बराबर होगा, E2 I2 के बराबर होगा। तो ये इस तरह ये EMF इक्वेशन आपको ट्रांसफॉर्मर की ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। कि जो EMF जो इक्वेशन थी अपन ने इस तरह इसको बनाया था, ये N1 टर्न थे, ये आपके N2 टर्न थे, ये आपका E1 था, ये आपका E2 था, यहाँ से आपने सप्लाई दी थी, ये V1 सपोज करो सप्लाई थी आपकी, ठीक है। तो जो E1 E2 की जो वैल्यू है ये अपन ने यहाँ पे निकाल रखी है। सपोज करो फ्लक्स से जो लिंक कर रहा था वो कितना, 5M फ्लक्स आपका यहाँ पे लिंक कर रहा था, 5 जो फ्लक्स था जिसकी वैल्यू थी 5M साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये EMF की इक्वेशन आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि जो RMS वैल्यू, यहाँ ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो EMF की जो RMS वैल्यू है या जो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कौन सी है, 5M मैक्सिमम वैल्यू आपकी आती है। ये पूछा जाता है कई बार कि EMF की तो वैल्यू कौन सी है, RMS वैल्यू है, लेकिन इसके अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू है 5M, वो ये किसकी वैल्यू है, ये फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर आती है, 5M इंटू F इंटू N। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हुई दोस्तों कि जो E है वो किसके प्रोपोर्शन आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न के। तो यदि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी के ज़्यादा है तो प्राइमरी का EMF भी क्या आएगा आपका, ज़्यादा आएगा, और प्राइमरी का ज़्यादा EMF है तो वो सेकेंडरी का EMF क्या होगा, कम होगा। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि N1 ज़्यादा है आपका, N1 ग्रेटर देन N2 है, ठीक है, N1 ज़्यादा है आपका तो सेकेंडरी के टर्न कम है तो इंड्यूस्ड EMF सेकेंडरी में क्या आएगा, कम आएगा। तो ये हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर,
कौन सा होगा ये, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और यदि N1 आपका कम है, N2 ज़्यादा है, तो ये होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ये होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। तो ये नंबर ऑफ टर्न के आधार पे आप बता सकते हो, जिधर आपके नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं उधर आपका ज़्यादा वोल्टेज आपको प्राप्त होगा, तो वो आपका होगा N2 साइड यदि ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा, यदि N2 सेकेंडरी साइड में आपका नंबर ऑफ टर्न कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की अपन ने डेफिनेशन दी थी, ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। आज अपन देखते हैं कि किस तरह ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग रहती है, किस तरह ये वर्क करता है, कौन कौन से इसके करंट के कंपोनेंट होते हैं, किस तरह इसमें फ्लक्स सेटअप होता है, कोर का रोल अपन ने पढ़ ही चुके थे अपन की कोर किस तरह जो ट्रांसफॉर्मर के जो फ्लक्स का जो पाथ है उसको लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराती है, इसलिए अपन ने सॉफ्ट आयरन की कोर इसमें काम में ली थी। आइए अपन फर्दर इसमें डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, किस तरह ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल रहती है इसको अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं सबसे पहले एक कोर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर है जो कि फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराती है, ये अपन डिस्कस कर चुके थे इसके बारे में। ठीक है, लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराती है और इस कोर पर आपके दोनों साइड में आपकी वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी साइड वाइंडिंग हो गई और ये आपकी सेकेंडरी साइड वाइंडिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, या मैं कह सकता हूँ लोड साइड हो गई और ये सोर्स साइड हो गई। तो यहाँ पे मैंने एक सोर्स कनेक्टेड किया हुआ है, ये आपका अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया V या V1 मैं इसको नाम दूँ। ये दिस इज N1 टर्न, मैं प्राइमरी साइड इसको कह रहा हूँ, और ये सेकेंडरी साइड में आपके नंबर ऑफ टर्न है, N2 टर्न आपके सेकेंडरी साइड में है, और यहाँ आपने कोई लोड कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी साइड में आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है आपका V2 है, लोड टर्मिनल वोल्टेज या सेकेंडरी साइड वोल्टेज आप कह सकते हो। अब देखिए फ्लक्स का सेटअप किस तरह होगा दोस्तों, ये ध्यान से समझना आप। ठीक है, तो जैसे ही मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाई किया, जो प्राइमरी टर्न्स हैं, प्राइमरी बाइंडिंग टर्न्स हैं आपके N1, इन N1 टर्न से आपका I1 करंट फ्लो होगा। सपोज करो या मैं इसको स्टार्टिंग करंट नाम दूँ, सपोज करो IM करंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, अल्टरनेटिंग करंट आपका IM करंट इन टर्न्स से फ्लो हुआ। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग करंट IM जब इन N1 टर्न में फ्लो होगा तो ये इसका MMF सेटअप करेगा, MMF होता है N × I, तो MMF सेटअप होगा और MMF के कारण आपका एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स यहाँ पे बनेगा। और ये इस तरह मैंने इसको फ्लक्स को मैं सपोज करो मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, ये आपका मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि आपका जो भी फ्लक्स बन रहा है वो आपका इस कोर से सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, सपोज करो ये फ्लक्स मैंने मान लिया, कितना फ्लक्स है ये 5M फ्लक्स, ये आपका कोर से सर्कुलेट कर रहा है, क्योंकि कोर का जो रिलक्टेंस है वो अपन ने मिनिमम रखा है, हाई परमिबिलिटी की अपन ने कोर काम में ली है, सिलिकॉन स्टील जिसका एग्जांपल है, उसका हाई परमिबिलिटी होने के कारण इसका जो फ्लक्स के लिए जो पाथ बनेगा वो लो रिलक्टेंस पाथ बनेगा और फ्लक्स जो है आपका आसानी से सर्कुलेट यहाँ पे करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे ही ये 5M फ्लक्स इस कोर से सर्कुलेट होगा, ठीक है, ये जो 5M फ्लक्स है ये प्राइमरी साइड में तो इंड्यूस्ड EMF क्रिएट करेगा E1। ठीक है, ये जो EMF E1 जो है ये प्राइमरी साइड के जो टर्न्स हैं N1 जो टर्न्स हैं इनसे जब ये लिंक करेगा, ये 5M फ्लक्स जब लिंक करेगा तो प्राइमरी साइड में जो इंड्यूस्ड EMF आएगा वो क्या आएगा, E1 आएगा, और सेकेंडरी साइड में भी ये एक इंड्यूस्ड EMF बनाएगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ E2। ठीक है, तो E2 क्या है आपका सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड EMF, किसके कारण आ रहा है, ये 5M के कारण आ रहा है। E1 क्या है प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड EMF, ये किसके कारण आ रहा है, ये 5M के कारण, दोनों 5M के कारण ये आ रहे हैं। ठीक है,
अब चूंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ अपन ने पढ़ा था कि ये क्या करता है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपके फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका उसके कॉजेज ऑफ प्रोडक्शन का पोजीशन करेगा। तो E1 किसके कारण आया है, एक्चुअली V1 के कारण, जो मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे की हुई है उसके कारण आ रहा है। तो जो E1 जो है वो जस्ट V1 के क्या होगा, अपोजिट होगा, या मैं कह सकता हूँ आइडियल केस में कि जो V1 है वो माइनस ऑफ E1 के बराबर होगा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। ये जो होगा इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ें कि ये जो φm फ्लक्स है जैसे ही N2 टर्न जो सेकेंडरी साइड के टर्न से लिंक करेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स जो है ये N2 टर्न से जब लिंक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका EMF इंड्यूस्ड होगा फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग, और वो इंड्यूस्ड EMF मैंने नाम दिया E2 EMF, मैंने इसको नाम दिया। अब जैसे ही मैंने ये लोड कनेक्ट किया, सेकेंडरी साइड का सर्किट मैंने जैसे ही कंप्लीट किया, तो यहाँ पे आपका लोड करंट I2 फ्लो होगा। ये ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे ही आपका लोड आपने कनेक्ट किया सेकेंडरी साइड के अंदर, तो क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, क्लोज पाथ बन गया। क्लोज पाथ बनते ही आपका करंट I2 यहाँ पे फ्लो होगा। इस I2 करंट कौन सा है आपका, लोड साइड करंट, लोड करंट जो है वो I2 करंट है। तो जैसे ही ये लोड I2 करंट यहाँ पे फ्लो होगा, आपका सेकेंडरी पाथ जो बनाएगा, तो क्या होगा, इन टर्न से फिर ये I2 करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये I2 करंट की देखो डायरेक्शन क्या होगी, इन टर्न से इस तरह ये I2 करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों, देख पा रहा है, ये जो I2 करंट है ये इन टर्न में से फ्लो होगा, लोड करंट I2 N2 टर्न से फ्लो होगा, तो ये खुद का फ्लक्स सेटअप करेगा। ठीक है, क्योंकि MMF बनाएगा ये, MMF क्या होता है, N इंटू I। तो I2 करंट के कारण जो MMF क्रिएट होगा सेकेंडरी साइड में N2 टर्न्स के अंदर, वो कितना होगा, N2 इंटू I2 आपका MMF सेटअप होगा I2 करंट के कारण। और इस MMF के कारण जो फ्लक्स बनेगा वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन बताइए दोस्तों। देखिए, आपकी जो डायरेक्शन थी इन टर्न से जो करंट की, वो इस तरह फ्लो हो रही है, और मैंने बताया था यदि करंट की डायरेक्शन आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है तो जो फ्लक्स है वो कहाँ बनेगा, वो ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा। तो I2 करंट के कारण जो आपका फ्लक्स बना इन N2 टर्न से, वो फ्लक्स आपका इस तरह बनेगा, और ये आपका φm जो फ्लक्स था इसको क्या करेगा, अपोजिशन इसका करेगा, क्योंकि ये क्या आया है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में आया है। जो रेड लाइन से मैंने जो दिखाया है ये फ्लक्स, इसको मैं φ2 फ्लक्स नाम दे रहा हूं, और ये φ2 फ्लक्स किसके कारण आया है, आपका I2 करंट के कारण ये फ्लक्स आपका सेटअप हुआ है। I2 करंट जब N2 टर्न से फ्लो होगा तो ये जो फ्लक्स बनेगा φ2 फ्लक्स, ये जो आपका φm फ्लक्स जो था, इनिशियल जो फ्लक्स था, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको क्या करेगा, ये डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश करेगा। मतलब अब मैं कह सकता हूं कि जो आपका पहले φm फ्लक्स था, इसमें से आपका क्या माइनस हो जाएगा, φ2 फ्लक्स और माइनस हो जाएगा, तो जो ओवरऑल फ्लक्स है, टोटल जो फ्लक्स है उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, डीमैग्नेटाइज होगा आपका टोटल फ्लक्स। और यदि आपका φm पहले से कम हो जाएगा φ2 अपोजिट इसके होने के कारण, तो आपकी ये किस पे इफेक्ट डालेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पे इफेक्ट डालेगा। आपका जो E है, E जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था अपन ने, 4.44 φm f इंटू n। तो यदि आपका φm φ2 के कारण डीमैग्नेटाइज होके कम होगा, तो आपका φm कम होने से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ E कम होगा, और यदि E कम होगा तो ये क्या पॉसिबल है, बताइए दोस्तों। V1 में यहाँ सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है, आइडियल यदि केस में मान के चल रहा हूँ, तो जो E है ये V के बराबर होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, तो जो V वोल्टेज है V1 जो है वो E1 के बराबर होना चाहिए। तो E1 तो कम हो नहीं सकता, E1 तो कम हो नहीं सकता, E1 को तो V1 के बराबर ही रहना है, क्योंकि ये पैरेलल में है इसके। मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं, तो ये एग्जैक्ट इक्वल होगा इसके, क्योंकि डायरेक्शन तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग माइनस में आएगी अपोजिट होने के कारण, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है E1 का वो हमेशा भी V1 के बराबर होगा। और यहाँ से क्या पता लग रहा है अपन को, जो φm जो है वो डीमैग्नेटाइज हो रहा है, कम हो रहा है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, I1 जो है प्राइमरी साइड से एक्स्ट्रा करंट आपका फ्लो होगा, एक करंट और यहाँ पे फ्लो होगा, मैं इसको प्लस करके लिख रहा हूँ, एक और यहाँ पे करंट फ्लो होगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ I2 डैश करंट। ठीक है, I2 डैश करंट आपका प्राइमरी से ड्रॉ होगा टू कंपनसेट द रिडक्शन इन द फ्लक्स φm। मतलब φm में φ2 के कारण जो कमी आई है, उस कमी को
पूरा करने के लिए आपका प्राइमरी साइड से एक्स्ट्रा लोड कंपोनेंट करंट आपका फ्लो होगा, जिस करंट को मैं I2 नाम दे रहा हूं। अब ये जो I2 करंट है, इसकी मैं डायरेक्शन यदि यहां बनाना चाहूं, ये जो आपका I2 करंट है ये आपका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन यदि मैं बनाऊं इस तरह, ये डायरेक्शन इसकी आएगी I2 की, तो इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स क्या होगा आपका, ये आपका तीसरा फ्लक्स आएगा। I2 करंट जब N1 टर्न के अंदर फ्लो होगा, I2 करंट जब N1 टर्न जो है आपके प्राइमरी साइड के N1 टर्न में फ्लो होगा, तो ये भी क्या है, MMF बनेगा इसका, N1 इंटू I2 MMF बनेगा। और ये MMF किसके अकॉर्डिंग बनेगा कि जो आपका सेकेंडरी साइड का जो डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था फ्लक्स का, उसको कंपनसेट करने के लिए ये यहाँ MMF क्रिएट होगा। और इस फ्लक्स को यदि मैं नाम दूं φ2, तो ये जो φ2 है ये वापस किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा, φm की डायरेक्शन में होगा, या मैं इस तरह कहूं ये φ2 के अपोजिट डायरेक्शन में आपका बनेगा φ2 फ्लक्स, या लोड कंपोनेंट फ्लक्स में इसको कह सकता हूं। तो जैसे ही ये φ2 फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, तो इस बार अब कितने फ्लक्स होगा आपके पास, φm तो पहले से था, माइनस φ2 इसके आया, प्लस φ2 एक और फ्लक्स आया। तो φ2 किसके अकॉर्डिंग आया है, ये जो φ2 फ्लक्स जो बन रहा है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये φ2 के अकॉर्डिंग आया है। कि जितना आपका φ2 बन रहा है, जितना फ्लक्स आपका डीमैग्नेटाइजिंग वाला फ्लक्स φ2 बन रहा है जो φm में रिडक्शन कर रहा है, उतना ही फ्लक्स आपका प्राइमरी साइड से एक्स्ट्रा जो करंट आपका लोड कंपोनेंट करंट प्राइमरी से होगा, ये उतना ही फ्लक्स बनाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो φ2 है वो φ2 के बराबर होगा। तो यदि ये दोनों बराबर हैं तो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास केवल कौन सा फ्लक्स बच जाएगा, आपके पास केवल φm फ्लक्स यहाँ पे रिमेनिंग आपका रह जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो लोड करंट था, जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया, आपने लोड कनेक्ट करते ही इसमें I2 करंट फ्लो हुआ। तो I2 करंट फ्लो होने के कारण जब ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो टर्न थे N2 टर्न से जब I2 करंट आपका फ्लो होगा, तो इसका जो MMF बनेगा, N2I2 जो MMF बनेगा, उस MMF के कारण इसका जो फ्लक्स बनेगा φ2, वो आपका φm जो फ्लक्स है, इनिशियल जो फ्लक्स था उसको उसके अपोजिट होने के कारण उसको डीमैग्नेटाइज करता है। इस डीमैग्नेटाइज या इस रिडक्शन को पूरा करने के लिए आपका प्राइमरी साइड से एक एक्स्ट्रा करंट कंपोनेंट, आपका लोड करंट कंपोनेंट फ्लो होता है, जिसको मैं I2 करंट नाम दे रहा हूं। इस I2 के कारण आपका φ2 फ्लक्स बना, और ये चूंकि इनिशियल करंट की डायरेक्शन में ही होने के कारण उसको सपोर्ट करेगा, और चूंकि ये इसके अकॉर्डिंग आया है φ2 के, तो इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण φ2 और φ2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास वापस वही जो इनिशियल फ्लक्स था φm वही आपका बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रांसफार्मर जो है ये आपका एक कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइस होती है। यदि मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो अपन ने ये जो EMF इक्वेशन पढ़ी थी, तो यहाँ से यदि मैं E/F की बात करूं, क्योंकि चूंकि नंबर ऑफ टर्न तो आपके कांस्टेंट है, 4.44 भी कांस्टेंट है, F को यदि मैं E के इधर ले आऊं तो E/F की वैल्यू किसके बराबर आएगी, आपकी φm के बराबर आएगी। और E/F क्या है आपका कांस्टेंट, तो φm भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मैं ट्रांसफार्मर को एक कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइस के नाम से भी इसको जान सकता हूं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपका म्यूचुअल फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है, समान रहती है, लोडिंग कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकल के आता है दोस्तों, कि यदि मैं यहाँ लोड में कुछ चेंज करूँ, ये थोड़ा ध्यान से समझना, यदि मैं यहाँ लोड में कुछ चेंज करता हूँ, लोड में चेंज करने का मतलब है यदि मैं लोड को कम करूँ या ज़्यादा करूँ, या I2 की वैल्यू यदि मैं चेंज करूँ, यहाँ पे I2 आप लोड बढ़ाते हो तो I2 की वैल्यू बढ़ेगी, लोड कम करते हो तो I2 की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यदि आप लोड में कुछ चेंज करते हो, I2 में चेंज करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या φ2 भी चेंज होगा, क्योंकि φ2 किसके कारण आ रहा है, I2 करंट के कारण आ रहा है, तो φ2 में चेंज होगा। और मैं कह रहा हूं कि जो φ2 फ्लक्स बन रहा है I2 के कारण, वो किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, φ2 के अकॉर्डिंग ही बन रहा है। तो जितना φ2 बनेगा उतना ही अपने आप φ2 बनेगा। मतलब आपके ये जो कंपोनेंट है φ2 और φ2 ये हमेशा कैंसिल आउट होते रहेंगे, ये हमेशा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। और यदि ये हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं तो आपका फ्लक्स क्या बच रहा है, लास्ट में φm फ्लक्स बच रहा है।
तो φm जो फ्लक्स है म्यूचुअल फ्लक्स वो लोडिंग कंडीशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि लोड चेंज करने से आपका उसके अकॉर्डिंग φ2 डैश भी चेंज हो रहा है। तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। φ2 और φ2 डैश फ्लक्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है और चूंकि मैग्नीट्यूड में ये बराबर है तो ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। तो आपके पास जो इनिशियल फ्लक्स है φm वही बच जाएगा, और यही फ्लक्स बचने के कारण मैं कह सकता हूं कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो म्यूचुअल फ्लक्स है या जो कोर फ्लक्स है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये आइडियली यदि मैं बात करूं तो म्यूचुअल फ्लक्स जो है आपका कांस्टेंट रहेगा ट्रांसफार्मर के अंदर, और यही कारण है कि जो ट्रांसफार्मर के जो कोर लॉसेस हैं, अभी अपन लॉसेस डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या होते हैं। अभी मैं बता देता हूँ एक कि जो कोर लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के, कोर के अंदर जो लॉसेस होते हैं उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कोर लॉसेस को ही अपन कांस्टेंट लॉसेस की श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के जो कोर लॉसेस हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, लोडिंग कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, लोड में आप चेंज करते हो तो आपके जो कोर लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के या आयरन लॉसेस हैं, आयरन लॉसेस और कोर लॉस दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो जो आयरन, क्योंकि कोर किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, तो जो कोर लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के वो लोडिंग कंडीशंस पे डिपेंड नहीं करने के कारण उनको अपन कांस्टेंट श्रेणी में रखते हैं, कांस्टेंट लॉसेस की श्रेणी में रखते हैं। जबकि अपन जब कॉपर लॉसेस या ओमिक लॉसेस जब पढ़ेंगे तो वो लोडिंग कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो करंट, लोड करंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, और लोड करंट चेंज होगा तो आपके ओमिक लॉसेस तो चेंज होंगे। लेकिन जो कोर लॉसेस हैं वो आपके किसी भी लोड पे आप बात करें, चाहे नो लोड की बात करें, चाहे 50% लोड की बात करें, 100% लोड की बात करें, वो लोडिंग कंडीशन में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं आपके फ्लक्स पे। कोर में जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, और फ्लक्स क्या है आपका, कांस्टेंट है। कोई फ्लक्स में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है आपका। तो कांस्टेंट फ्लक्स होने के कारण आपके जो ट्रांसफार्मर के जो कोर लॉसेस हैं वो भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट आपके रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इसकी वर्किंग थी कि किस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं। E1 E2 आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ थे। E1 को मैं प्राइमरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता हूँ, E2 को मैं सेकेंडरी साइड इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता हूँ। V1 आपका प्राइमरी साइड सप्लाई वोल्टेज होगा, V2 आपका लोड साइड या सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा, या लोड टर्मिनल वोल्टेज मैं कह सकता हूँ। I2 जो है आपका वो लोड करंट हो गया, I2 डैश लोड कॉम्पोनेंट करंट था, IM आपका मैग्नेटाइजिंग करंट था, और इन दोनों को मिला के मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, I1। तो जो I1 करंट है वो किसके बराबर होता है आपका, IM प्लस I2 डैश, मतलब इसमें एक मैग्नेटाइजिंग करंट कॉम्पोनेंट होता है, दूसरा लोड कॉम्पोनेंट करंट I2 डैश, दो करंट इसके अंदर होते हैं। टोटल 3 फ्लक्स आपके बने थे। φm आपका जो इनिशियल करंट था, म्यूचुअल फ्लक्स जो आपका लिंक कर रहा था कोर प्राइमरी और सेकेंडरी से लिंक कर रहा था। इसके बाद φ2 लोड कंपोनेंट करंट आया जो कि इसके अपोजिट था, डीमैग्नेटाइज किया φm को। इस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका प्राइमरी से एक्स्ट्रा करंट जो ड्रॉ हुआ I2 डैश, इसके कारण φ2 डैश जो फ्लक्स बना ये आपका φ2 के जस्ट अपोजिट होने के कारण φ2 और φ2 डैश एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो आपके पास रिमेनिंग क्या फ्लक्स बच गया, φm जो इनिशियल फ्लक्स है वही आपके पास रह गया, और इसीलिए मैं ट्रांसफार्मर को एक कांस्टेंट म्यूचुअल फ्लक्स डिवाइस के नाम से भी मैं इसको बोल सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ आया यहाँ तक आपके? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अपने 3 फ्लक्स यहाँ टोटल हो गए थे, अपने देखा था 3 फ्लक्स अपने कौन कौन से हो गए थे। सबसे पहले तो अपना स्टार्टिंग जो फ्लक्स था वो φm था। ठीक है, इसके बाद अपन ने एक φ2 फ्लक्स देखा जो सेकेंडरी लोड करंट के कारण आया था, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका प्राइमरी से जो फ्लक्स क्रिएट हुआ वो था आपका φ2। जैसे 3 फ्लक्स आपके यहाँ बने थे। और चूंकि फ्लक्स अपन जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। फ्लक्स क्या होता है, MMF अपॉन रिलक्टेंस। MMF होता है आपका NI अपॉन रिलक्टेंस। तो यदि मैं φm फ्लक्स की बात करूं तो जो φm फ्लक्स है ये आपका आएगा n इंटू IM, N1 इंटू IM अपॉन रिलक्टेंस के बराबर होगा। φ2 फ्लक्स की बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या आएंगे, N2, और करंट कौन सा था, I2 अपॉन रिलक्टेंस। और φ2 डैश फ्लक्स की बात करूं तो ये प्राइमरी के कारण बना है, तो N1 इसमें टर्न आएंगे, और करंट कौन सा आएगा इसमें, I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस। ये 3 फ्लक्स आपके यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो φ2 डैश है ये दोनों फ्लक्स क्या हैं, एक दूसरे के बराबर है।
फाई 2 जो है वो किसके बराबर बन रहा है, फाई 2 डैश जो है वो फाई 2 के बराबर बन रहा है, क्योंकि तभी तो ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यदि ये ऐसा है तो मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ तो क्या बचेगा, N2I2 अपॉन रिलक्टेंस आपका बराबर हो जाएगा किसके, N1I2 डैश अपॉन रिलक्टेंस के। ठीक है, और यहाँ से यदि मैं रिलक्टेंस से कैंसिल आउट करूँ रिलक्टेंस को, तो आपके पास क्या बच जाएगा, N2I2 इक्वल्स टू N1I2 डैश, या यदि मैं इसको लिखूँ N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू I2 डैश अपॉन I2, ये आपके पास एक रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं प्राइमरी करंट की बात करूं, जो I1 जो करंट था आपका वो किसके बराबर था, IM प्लस I2 डैश, यही लिखा था अपन ने। आपका जो प्राइमरी साइड का जो करंट है वो अपन ने क्या लिखा था कि जो IM इनिशियल मैग्नेटाइजिंग करंट था प्लस जो लोड कंपोनेंट करंट है, इन दोनों के एडिशन के बराबर अपन ने प्राइमरी करंट को कहा था। अब क्योंकि ये दोनों करंट क्या है आपके एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि IM जो होगा, ठीक है, ये क्यों होगा ऐसा, देखिए दोस्तों, ऐसा ये इसलिए होगा क्योंकि मैं यदि फाई एम फ्लक्स की बात करूं, तो जो आपका जो रिलक्टेंस है, ठीक है, वो रिलक्टेंस क्या है आपका कम, तो फाई एम जो कांस्टेंट फ्लक्स है इसको कांस्टेंट करने के लिए जो आई एम आपका मैग्नेटाइजिंग करंट होगा, ये भी मुझे क्या चाहिएगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि आपका रिलक्टेंस कम है, आपने जो बीच में क्या कोर लगाई हुई है और कोर का रिलक्टेंस अपन ने मिनिमम रखा हुआ है, तो ये कम होगा, तो आई एम भी कांस्टेंट, इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। तो आई एम जो होगा, मैं I2 डैश के कंपैरिजन में यदि बात करूं, तो जो आई एम होगा इसकी वैल्यू आई एम जो होगा इसकी वैल्यू कम होगी किसके कंपैरिजन में, I2 डैश के कंपैरिजन। तो यदि ये कम है तो मैं I1 को लगभग बराबर मान सकता हूँ I2 डैश के। मतलब जो आपका I1 जो करंट है, प्राइमरी साइड करंट है, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, आपका I2 डैश कंपोनेंट होगा। जो लोड साइड वाला जो कंपोनेंट है वो आपका मेन कंपोनेंट इसके अंदर होगा। तो यदि मैं I2 डैश को I1 के बराबर लिखूँ तो ये बच जाएगा I1 अपॉन I2। ठीक है, और यही अपन ने रिलेशन पढ़ा था कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर N2 अपॉन N1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, I1 अपॉन I2 के बराबर होता है। ठीक है, कल पढ़ा था अपन ने कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो N2 अपॉन N1 है वो I1 अपॉन I2 के बराबर होता है, और E2 अपॉन E1 ये आपका सेम रेशो चलता है। तो EMF या वोल्टेज की बात करूं तो वो सेम टर्न का रेशो चलेगा, और करंट का आपका अपोजिट चलता है, N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू I1 अपॉन I2। I1 को मैंने किसके बराबर लिखा है, I2 डैश के बराबर लिखा है, क्योंकि जो I1 के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो I2 होता है। IM तो आपका बहुत I2 के कंपैरिजन में यदि बात करूं तो आपका कम होगा, IM की वैल्यू कम होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आपने क्या लगाई हुई है, एक कोर लगाई हुई है। उस कोर का रिलक्टेंस आपने मिनिमम रखा है, हाई परमिबिलिटी की कोर आपने लगाई है, उसके कारण जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम है, और रिलक्टेंस मिनिमम होने के कारण आपका जो करंट है, रिलक्टेंस मिनिमम होने के कारण आपका जो करंट है वो भी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा, बहुत कम होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ आया। आगे बढ़ते हैं इसके। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, आप इनको नोट डाल के आप इसको लिख सकते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपके कोई ट्रांसफार्मर कोर है, उसमें कोई एयर कट कोई बीच में कर दिया जाए। ठीक है, आपकी ट्रांसफार्मर कोर है, आपकी सेकेंडरी साइड हो गई, या आपकी प्राइमरी साइड हो गई। ठीक है, आपका कोई एयर कट यहाँ पे कर दिया कोर के अंदर, कोई एयर कट यदि कोर के अंदर कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके जो IM है। सपोज करो ये आपका IM करंट था, इस IM के कारण इसमें जो फ्लक्स जो सेटअप हो रहा है वो कितना है, आपका φm फ्लक्स सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो φm फ्लक्स है वो क्या होता है दोस्तों, N इंटू IM अपॉन रिलक्टेंस। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू अपन ने पढ़ी थी MMF अपॉन रिलक्टेंस। MMF क्या होता है, N इंटू IM। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि यदि जो आपकी ट्रांसफार्मर की जो कोर है उसमें कोई छोटा एयर कट यदि बना दिया जाए, या एयर कट कोई कोर के अंदर कोई गैप या एयर होल यदि उसके अंदर कर दिया जाए, तो जो IM है मैग्नेटाइजिंग करंट, इसकी वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है।
तो अपन ने अभी अभी देखा था दोस्तों कि जो φm है, म्यूचुअल फ्लक्स यदि मुझे कांस्टेंट मेंटेन रखना है इस कोर के अंदर, और एयर का रिलक्टेंस क्या होता है आपका ज़्यादा, ये पता है आपको, एयर का रिलक्टेंस क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, रिलक्टेंस ऑफ एयर क्या होता है आपका हाई होता है। तो यदि आपने फ्लक्स का जो पाथ बन रहा था यहाँ, पहले तो क्या कोर थी तो रिलक्टेंस आपका कम था, जैसे ही आपने इसके अंदर एक एयर कट बनाया तो इस एयर का रिलक्टेंस क्या होता है ज़्यादा होने के कारण आपका जो रिलक्टेंस है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि आपको φm कांस्टेंट मेंटेन रखना है और आपका एयर कट होने के कारण रिलक्टेंस बढ़ गया है तो आपके im की वैल्यू भी प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ट्रांसफार्मर कोर के अंदर यदि कोई स्मॉल एयर कट बना दिया जाए तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है im उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टू कॉन्स्टेंटिंग द वैल्यू ऑफ फ्लक्स द मैग्नेटाइजिंग करंट im विल इंक्रीज इन प्रोपोर्शन टू द रिलक्टेंस। जितना आपने रिलक्टेंस इंक्रीज हुआ है, रिलक्टेंस कैसे इंक्रीज हुआ है, इस एयर कट के कारण आपका रिलक्टेंस इंक्रीज हुआ है, तो ये इंक्रीज होने के कारण आपका im की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, im विल इंक्रीज, im की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज। या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर रिप्लेस्ड विथ एयर कोर, ठीक है, यदि मैं जो आपकी दोनों साइड की जो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड वाइंडिंग है, इनके बीच में जो मैंने आयरन की कोर लगाई हुई है उस कोर को मैं हटा दूं और केवल एयर रखूं मैं इन दोनों के बीच में, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट मैं कर दूं, ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड, कोई मैंने कोर काम में नहीं लिया, इसके बीच में क्या है, एयर है, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो कंपैरिजन टू कोर ट्रांसफार्मर क्या होगा, तो मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे चाहिएगा दोस्तों, ठीक है, मुझे ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ चाहिएगा। क्यों चाहिएगा, क्योंकि मैं इस रिलेशन से देख सकता हूँ, यदि मुझे फ्लक्स φm सेटअप करना है दोनों के बीच में, मुझे म्यूचुअल फ्लक्स जो है इन दोनों के बीच में सेटअप करना है, और चूंकि इन दोनों के बीच में केवल और केवल एयर है तो इसका रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आपको कॉन्स्टेंट फ्लक्स मेंटेन करने के लिए जो आपका करंट im है ये इन प्रोपोर्शन टू रिलक्टेंस आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपका, उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो आपकी क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपकी होगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे किसी तरह से भी पूछे जा सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर की कोर में यदि एयर कट कर दिया जाए या पूरी कोर को एयर कोर से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो im है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो आपकी जो im है वो रिलक्टेंस के प्रोपोर्शन में इंक्रीज होगी, im मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू आपकी बढ़ेगी इन प्रोपोर्शन टू रिलक्टेंस, जितना रिलक्टेंस आपका बढ़ा है उतना ही आपका im भी इंक्रीज होगा, ठीक है। यदि मैं जनरली बात करूं कि यदि फुल आपकी ये कोर होती, ये कोई एयर कट नहीं होता, तो im की वैल्यू क्या होती है आपकी, बहुत कम होती है im की वैल्यू। यदि मैं टोटल करंट के कंपैरिजन में बात करूं तो 5% के आसपास, 5 to 10% आपकी im मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू आपकी होती है 5% के आसपास, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं आइडियल ट्रांसफार्मर की, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है दोस्तों, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो कोर अपन ने ली हुई है वो हाई परमिबिलिटी हो उसकी, या मैं कहूँ टेंस टू इनफाइनाइट परमिबिलिटी हो, या मैं रिलक्टेंस की फॉर्म में बात करूँ तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसका रिलक्टेंस क्या लेके चल रहे हैं अपन, बहुत कम हो, टेंस टू 0 रिलक्टेंस यदि हो। यदि मैं एक ट्रांसफार्मर इस तरह लेके चलूं, इस तरह एक यदि मैं ट्रांसफार्मर लूं, और यदि मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले तो कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर जो होगा उसमें जो लॉसेस हैं वो क्या होंगे आपके, 0 लॉसेस होंगे, ठीक है, लॉसेस कोई भी नहीं होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, जो आयरन लॉसेस हैं वो क्या होंगे, 0, आयरन लॉसेस 0 होंगे आपके, आयरन लॉसेस 0 होंगे। अभी अपन पढ़ेंगे आयरन लॉसेस को, जब अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसको RI से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तो RI की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, टेंस टू इनफाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा कॉपर लॉसेस, जो कॉपर लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के वो भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कॉपर लॉसेस 0 का मतलब है जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है ट्रांसफार्मर का
प्राइमरी साइड का वाइंडिंग रेजिस्टेंस यदि मैं R1 से रिप्रेजेंट करूं और सेकेंडरी साइड का वाइंडिंग रेजिस्टेंस यदि मैं R2 से रिप्रेजेंट करूं, तो R1 R2 जो है वाइंडिंग रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर के वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस यदि 0 होगा तो आपके कॉपर लॉसेस भी क्या आएंगे, 0 आएंगे। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, आइडियल ट्रांसफार्मर की अपन बात कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या आएगा इसका, लीकेज फ्लक्स आपको 0 होना चाहिए। लीकेज फ्लक्स शुड बी 0, और लीकेज फ्लक्स को अपन फाई L1 या L2 के द्वारा रिप्रेजेंट करें, तो जो L1 L2 हैं ट्रांसफार्मर के वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या XL1 या XL2 से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था दोस्तों जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, लीकेज फ्लक्स प्लस म्यूचुअल फ्लक्स। मतलब जो टोटल फ्लक्स सेटअप होगा, यहाँ से टोटल फ्लक्स जो करंट के कारण बनेगा, वो उसका कुछ पार्ट तो आपका यहीं एयर के थ्रू लीकेज फ्लक्स के रूप में रहता है, और बाकी जो पार्ट है वो म्यूचुअल फ्लक्स जो कोर से फ्लो के जाता है। तो जो लीकेज वाला जो फ्लक्स है, आइडियली यदि मैं बात करूं तो ये क्या होना चाहिए, 0 के, या फिर मैं इस तरह कहूँ टोटल फ्लक्स इसके बराबर होना चाहिए, म्यूचुअल फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। जो टोटल फ्लक्स है वो पूरा का पूरा आपका कन्फाइंड करना चाहिए सेकेंडरी साइड से भी। तो ये आपकी आइडियल की कंडीशन होगी। लीकेज फ्लक्स क्या होना चाहिए, 0, दोनों साइड का, यहाँ का भी लीकेज फ्लक्स 0 होना चाहिए और यहाँ का भी लीकेज फ्लक्स 0 चाहिए। लीकेज फ्लक्स को अपन XL1 और XL2 से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपको 0 आनी चाहिए। फोर्थ आपका कंडीशन हो गई मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स, तो मैंने क्या बताया, जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, आपका म्यूचुअल फ्लक्स या मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। या मैं इसको इस तरह कहूँ कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसकी जो कोर है, कोर शुड हैव वेरी हाई परमिबिलिटी, वेरी हाई परमिबिलिटी, कोर शुड हैव वेरी हाई परमिबिलिटी। तो जो कोर की परमिबिलिटी जो है वो टेंस टू इनफाइनाइट आपकी होनी चाहिए। और यदि मैं रिलक्टेंस की बात करूं तो रिलक्टेंस क्या होता है आपका, L/μ है, और यदि म्यू आप टेंस टू इनफाइनाइट रख रहे हो तो रिलक्टेंस क्या आएगा आपका, रिलक्टेंस टेंस टू 0। ठीक है, मतलब जो आपकी कोर है, जो कोर है आइडियल ट्रांसफार्मर की जो कोर होगी, उसका जो रिलक्टेंस है वो टेंस टू 0 होगा, बहुत कम उसका रिलक्टेंस होगा। या मैं परमिबिलिटी की फॉर्म में बात करूं तो परमिबिलिटी शुड वेरी हाई। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की जो परमिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो फ्लक्स की जो बात करूं φm, ये क्या आएगा आपका N × Im अपॉन रिलक्टेंस के बराबर आएगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था यदि मुझे कोई फाइनाइट फ्लक्स यदि सेटअप करना है, ठीक है, और आपने जो रिलक्टेंस की वैल्यू है ये कर दी टेंस टू 0, तो Im भी क्या होना चाहिए उसमें, टेंस टू 0 होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, रिलक्टेंस आपने 0 कर दिया, रिलक्टेंस 0 कर दिया, ठीक है, तो आपका Im भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए रिलक्टेंस के, तभी आपका फाइनाइट फ्लक्स सेटअप होगा। तो फाइनाइट फ्लक्स सेटअप होने के लिए आपका जो Im है ये भी क्या होगा, आपका टेंस टू 0 होगा। मतलब आपका 0 करंट यदि प्राइमरी साइड से होगा वही आपका फाइनाइट फ्लक्स सेटअप कर देगा। कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस टेंस टू 0 है तो करंट भी टेंस टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके 4 पॉइंट हैं जो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, या मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि जो आपका जो BH कर्व की यदि आप बात करो तो BH कर्व का जो ग्राफ है वो क्या मिलना चाहिए आपको, लीनियर ग्राफ इसका मिलना चाहिए। ठीक है, या फाई कर्व मैं कहूँ, BH कर्व को अपन फाई कर्व भी कहते हैं, तो लीनियर ग्राफ आपको मिलना चाहिए, लीनियर ग्राफ आपको ये मिलना चाहिए। आपका जो ग्राफ है वो लीनियर होना चाहिए, सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, मतलब फ्लक्स का जो है वो सैचुरेट नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल कोर के लिए जो फ्लक्स है वो आपका क्या करता है, वो सैचुरेट करता है। लेकिन यदि मैं आइडियल कोर की बात करूँ, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करूँगा, तो जो फाइनाइट फ्लक्स है वो आपका लीनियर रिलेशन आपका होगा। फाई और आई के बीच में यदि आप रिलेशन बनाओगे तो एक लीनियर रिलेशन आपको मिलेगा, लीनियर ग्राफ BH कर्व का आपको प्राप्त होगा आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये 4 कंडीशंस हैं दोस्तों जो कि आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपके फर्स्ट और सेकंड कंडीशन लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आयरन लॉसेस 0 होने चाहिए, कॉपर लॉसेस आइडियल के लिए 0 होने चाहिए। आयरन लॉसेस 0 मतलब जो अपन अभी पैरेलल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट इसको करेंगे तो RI जो है वो शुड बी इनफाइनाइट होना चाहिए। कॉपर लॉसेस को अपन सीरीज रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे R1 और R2 के द्वारा, ये आपके 0 होने चाहिए R1 R2 की वैल्यू। लीकेज फ्लक्स जो है दोनों साइड का,
प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड का। लीकेज फ्लक्स आपका जीरो होना चाहिए, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए, मतलब टोटल फ्लक्स है वो म्यूचुअल फ्लक्स φm के बराबर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। तो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जो है वो आपका टोटल जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो पूरा का पूरा मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो कोर है आइडियल ट्रांसफार्मर की शुड है वेरी हाई परमिबिलिटी, उसकी परमिबिलिटी है वो टेंस टू इनफाइनाइट होगी, और परमिबिलिटी इनफाइनाइट है तो उसका रिलक्टेंस है वो टेंस टू जीरो होगा। रिलक्टेंस टेंस टू जीरो होने का मतलब है फाइनाइट फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो IM है ये भी आपका टेंस टू जीरो यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, मैं BH कर्व की बात करूं तो लीनियर ग्राफ आपको आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, आपको लीनियर ग्राफ फ्लक्स का आपको मिलना चाहिए। BH कर्व की यदि मैं बात करूं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए तो लीनियर ग्राफ आपको प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों।